हेलो बच्चों, तो ये हमारा मोशन ऑफ रिजिड बॉडी या रोटेशनल मोशन पे बेटा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर को थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिफिनीशन ऑफ रिजिड बॉडी। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे बेटा, टाइप ऑफ प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में हम लोग थ्री टाइप पढ़े थे बेटा। कौन कौन? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन एंड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। फिर उसके बाद क्या किए थे बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन का क्वालिटेटिव एनालिसिस किए थे बेटा। और कहे थे कि जब कोई रिजिड बॉडी के सारे जितने भी रिजिड बॉडी में पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल यानी डिफरेंट पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव इन आइडेंटिकल वे, यानी एट ए पार्टिकुलर स्टेट all particle have same linear velocity and same linear acceleration, and for given time interval different particle have same displacement। ऐसा तभी होता था बेटा जब जो बॉडी था रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट ना करे। फिर उसके बाद हम लोग प्योर रोटेशन मोशन स्टार्ट किए थे बेटा। और उसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी बॉडी अगर किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, प्योर रोटेशन मोशन बोलते हैं। और उसमें हम लोग देखे थे कि जो प्योर रोटेशन मोशन में हम लोग क्या क्या चीजें देखे थे बेटा। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कोई बॉडी अगर प्योर रोटेशन मोशन करता है बेटा, कोई बॉडी अगर एक फिक्स हिंज है, इस हिंज के लंग अगर कोई बॉडी क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था बेटा। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था तो इसके सारे वेलोसिटी, सारे पार्टिकल जो थे क्या कर रहे थे बेटा, सर्कुलर पाथ में जा रहे थे। यानी डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी कैसा मोशन कर रहा था बेटा, सर्कल। और उन सारे सर्कल के जो परपेंडिकुलर एक्सिस था उससे बोले थे क्या बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले थे। और यहाँ पे देखे थे कि सारे पार्टिकल के पास सेम ओमेगा है, ओमेगा भी सेम था और अल्फा भी क्या था, सेम था। ऑल पार्टिकल हैव सेम ओमेगा सेम अल्फा, यानी उनका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था बेटा, सेम था। उसके बाद देखे थे बेटा हम लोग जो पार्टिकल जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है बेटा उसका क्या देखे थे, सेंट्रीपिटल टेंडेंशियल एक्सेलरेशन देखे थे बेटा। और टेंडेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखे थे, dv बाई dt, या इसी को क्या लिखे थे, v dv बाई ds, या इसी को क्या लिखे थे बेटा, अल्फा लिखे, इसी को क्या लिखे थे बेटा, अल्फा आर लिखे थे। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन था। उसके बाद हम लोग क्या लिखे थे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखे थे। और सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन कितना लिखे थे बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर था। और यहाँ पे स्पीड देखे थे या वेलोसिटी क्या था बेटा, ओमेगा आर था। और यहाँ पे हम बोले थे कि जो डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाता है। और इसके वजह से जितने भी काइनेमेटिक्स के सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स के जितने भी इक्वेशन है बेटा, अगर अल्फा कांस्टेंट था तो तीन इक्वेशन लिखे थे बेटा। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखे थे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा लिखे थे बेटा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा लिखे थे बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इन तीन इक्वेशन को बोले थे कि हम लोग प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी में यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं बेटा एक एक्सिस लेते हैं, ये एक्सिस है ना। इसके अलोंग 3 डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है। कितना बेटा, 3 डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, ट्रेंगल है। और ये ट्रेंगल बेटा रिजिड रॉड से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये ट्रेंगल किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ये रिजिड 3 डिस्क्रीट पार्टिकल है
और ये तीनों डिस्क्रीट पार्टिकल किससे जुड़े हुए हैं बेटा? मास लेस रिजिड रॉड से जुड़े हैं, मास लेस रिजिड रॉड से जुड़े हैं। और यहाँ ये इसी एक्सिस पे क्या है बेटा? ये हमारा क्या हिंज है, ये यहीं पे क्या हिंज है। और ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? ओमेगा स्पीड से इस फिक्स एक्सिस के अलांग रोटेट कर रहा। अगर यहाँ पे पहला जो पार्टिकल था m1 है, ये m2 है और ये m3, और ये किसी स्पेसिफिक ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे अगर इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो बेटा कोई भी सिस्टम हो, ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है बेटा, जिसमें 3 मास है और तीनों मास मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। अब कोई कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना हो बेटा, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना हो, और किसी भी फ्रेम में हो, इन रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम, किसी भी फ्रेम में हो बेटा, जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, वो इंडिविजुअल पार्टिकल के एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। अगर अगर सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें बेटा, तो एक किसके बराबर होगी? जो डिफरेंट पार्टिकल है सिस्टम में, जो डिफरेंट पार्टिकल है, सारे की काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे बेटा, तो पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ आई लिख देते हैं, और आई कहाँ से कहाँ है बेटा? 1 to n। तो ये क्या हो जाती है? पूरे टोटल एनर्जी हो जाती है सिस्टम की। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। अब पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इस एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये जो पार्टिकल है r1 सर्किल के रेडियस में रोटेट करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये जो पार्टिकल है m2 क्या करेगा? r2 रेडियस के, और m3 क्या करेगा? r3 रेडियस के सर्किल में क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखे बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा बेटा? हाफ m1 v1 क्या हो जाएगा? v1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ओमेगा r1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 r ओमेगा m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा? इस पार्टिकुलर सिस्टम का क्या हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाफ ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? अब यहाँ पे बेटा समझते हैं कि अगर ये मान लेते हैं जो ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है बेटा, ये इनिशियली क्या है? रेस्ट में है। इनिशियली रेस्ट में है बेटा, तो जब उसको ओमेगा स्पीड में रोटेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इतना बढ़ जाएगी। अगर इनिशियली अगर रेस्ट में है तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और जब इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करेंगे बेटा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ए हो जाएगी। तो 0 से इतना काइनेटिक एनर्जी को गेन करने में बेटा क्या कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा? किसी मशीन द्वारा या ह्यूमन द्वारा कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा। जब इस सिस्टम पर उतना वर्क किया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, इस ब्रैकेट के टर्म को देखते हैं। अगर तो ये ब्रैकेट का टर्म जितना ज्यादा होगा बेटा, इस ब्रैकेट की वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म हो उसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी बेटा, तो रिक्वायर्ड वर्क क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा होगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर ये सिस्टम ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को 0 करने के लिए कुछ निगेटिव वर्क करना पड़ेगा बेटा। वह निगेटिव वर्क क्या?
इसके बराबर होगा तभी ये सिस्टम क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यानी ए ब्रैकेट का जो टर्म है बेटा, जितना ज्यादा होगा हमें वर्क उतने ही ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को समझते हैं बेटा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में बेटा क्या होता है, मास इनर्शिया का काम करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में बेटा ए ब्रैकेट का टर्म किसका काम कर रहा है बेटा, इनर्शिया का काम कर रहा है। और इसको क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, रोटेशनल इनर्शिया। इसे किस नाम से जानते हैं बेटा, इसे किस नाम से जानते हैं बेटा, रोटेशनल इनर्शिया। या फिर इसका एक पॉपुलर नेम है बेटा, इसका मोर पॉपुलर नेम है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा नाम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। यानी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में यम जैसा बिहेवियर, यानी यम किसको, यानी जो मास होता है, बॉडी का जो मास होता है इनर्शिया की तरह बिहेव करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में बेटा ए ब्रैकेट का टर्म किस तरह बिहेव करेगा, इनर्शिया की तरह बिहेव करेगा। अब इसको आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे इस पूरे टर्म को कैसे लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल सिस्टम का क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसको क्या बोल देते हैं बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी है, नहीं बेटा, रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अलग तरह की एनर्जी नहीं है। किसी भी सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, वो इंडिविजुअल पार्टिकल या इंडिविजुअल पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसी के समेशन के बराबर होती है। या फिर कह सकते हैं कोई भी बॉडी है बेटा, उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसमें जो डिफरेंट पार्टिकल होते हैं सबके काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो ये कोई नया एनर्जी नहीं है, इट इज नॉट ए न्यू टाइप एनर्जी। एक्चुअल में ये क्या है बेटा, ये क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है। बस ये क्या कर दिया गया है, कंबाइन फॉर्म में, ये पूरे जितने भी सिस्टम में पार्टिकल है सबको एक साथ लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी एक ही बार में दे देगा, वो क्या देगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये कंपैक्ट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का। क्या सा फॉर्म है बेटा, कंपैक्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे बेटा जो आई है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, तो आप अभी तक जो सिलेबस है हमारा, उसके सिलेबस के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, उसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसा बिहेव करेगा बेटा, एज ए स्केलर। एक कैसा बिहेव करेगा बेटा, स्केलर, बट ये न स्केलर है और नॉट वेक्टर है। ये क्या है बेटा, टेंसर है। एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। बट अभी तक हमारे सिलेबस के हिसाब से एक कैसा बिहेव करेगा बेटा, एज ए स्केलर बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं बेटा। जो आई है बेटा, आई इट इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मास। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा किसी भी सिस्टम का, वो क्या है, नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ मास बट आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ
दियर डिस्ट्रीब्यूशन। यह केवल मास की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ये वो मास कैसे सिस्टम के अंदर अरेंज है या उस बॉडी के रिजिड बॉडी के अंदर मास कैसे अरेंज है उसको उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। तो बेटा हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या जानते हैं, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? किसी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब इसी को रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, लेकिन रोटेशन मोशन में हम लोग कैसा कौन सा निकालते हैं बेटा? टार्क लगता है। और ये टार्क क्या होता है? फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन के फोर्स का ही एनालॉजी है, इक्वल टू क्या होता है? मास की जगह आई अल्फा, जहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और टाउ क्या है? टॉर्क है। एक तरह से बोल सकते हैं कि बेटा ये क्या है? रोटेशनल मोशन का सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ है। ये क्या है बेटा? रोटेशनल मोशन में सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है बेटा। ये एफ इक्वल टू एम ए का एनालॉजी क्या होता है? रोटेशनल मोशन में टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो बेटा लोग क्या करते हैं, पहले टॉर्क का कंसेप्ट बताते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट बताते हैं। लेकिन हम लोग पहले किसका कंसेप्ट सीखेंगे बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है। पहले हम लोग किसी भी बॉडी के लिए क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी डीप में सीखेंगे, करीब 2 to 3 लेक्चर लगेगा बेटा। कितना लगेगा? 2 से 3 लेक्चर में इस चीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? हेडिंग है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को सीखेंगे। ठीक है। तो पहले ही एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइंड, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइंड मोमेंट ऑफ inertia for given एक गिवन क्या दिया हुआ है? ये क्या हमारा है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या बेटा, ये पूरे एक्स एक्सिस को इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्स बोलते हैं। और ये वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलेंगे बेटा? वाई वाई बोलेंगे। हमारा जो सिस्टम का पार्टिकल है कहाँ पे है? पहला पार्टिकल यहीं पे है, 3 kg इसका मास है। दूसरा पार्टिकल बेटा यहाँ पे है, इसका मास 2 kg है। और इसका पोजीशन क्या है बेटा? 2 मीटर, 1 मीटर। एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका एक क्या है? 1 kg का पार्टिकल है बेटा। और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 3 मीटर, -2 मीटर। ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम का हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इस पूरे सिस्टम का हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन पहला हमें क्या फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट एक्स एक्स। हमें क्या करना है बेटा, इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट बेटा, एक्स एक्स एक्सिस। तो इस पूरे एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको वाई वाई और कोई जेड एक्सिस रहेगा इसके परपेंडिकुलर, उसे क्या बोलेंगे बेटा, जेड जेड एक्सिस बोलेंगे। तो इसको कैसे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे एक्स एक्स एक्सिस के एलॉन्ग कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, उस एक्सिस से बॉडी के जो मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा उसी का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, इसे क्या लिखेंगे, आई एक्स एक्स लिखते हैं, और आई एक्स एक्स इक्वल टू कितना होता है बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन। अगर इसको अगर m1 मान लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मास 2 kg है बेटा, एंड डिस्टेंस यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस यानी 1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है मास 1 kg, और यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है बेटा 2 मीटर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो 3 kg है तो मास 3 0 का स्क्वायर, और ये टोटल आई एक्सेस कितना हो जाएगा बेटा 2 6 kg मीटर। इसी तरह बेटा अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आई वाई वाई एंड आई जेड जेड। अगर आई वाई आई वाई वाई तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आई वाई वाई, तो आई वाई वाई यानी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे बेटा पार्टिकल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई, वाई एक्सिस से एक्स यानी 2 स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 0, यानी आई वाई वाई किसके बराबर हो गया बेटा 8 + 9 यानी 17 kg पर मीटर स्क्वायर। अब इसी सिस्टम का बेटा आई जेड जेड देखते हैं, यही देख देते हैं आई जेड जेड क्या हो जाएगा बेटा। अब आई जेड जेड देखने के बेटा आई एक्सिस ऐसे है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस निकाला जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला होगा, और इस पॉइंट का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला होगा, तो आई जेड जेड, अब इसकी वैल्यू निकालना है तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा 2 इंटू ए दूरी कितना हो जाएगी बेटा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 इंटू ए दूरी कितना हो जाएगा 3y3 हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आई जेड जेड कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू यहाँ पे 3 × 9 9 4 13, अब आई जेड जेड कितना हो गया बेटा 23 kg मीटर स्क्वायर। तो इस पार्टिकुलर एक्सिस के लिए बेटा हम लोग क्या देखे, यहाँ पे देखे बेटा, यहाँ पे देखो क्या देखे, ये आई एक्स एक्स क्या 6 kg पर मीटर स्क्वायर, आई वाई वाई क्या 70, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है बेटा आई जेड जेड के बराबर होता है, यानी आई जेड जेड जो होता है बेटा ये किसके बराबर है बेटा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये एक इंपॉर्टेंट थियरम है बेटा जिसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं बेटा। इट इज नॉट प्रूफ बट observed numerically observed in this question. This question is not proof of perpendicular axis theorem beta,
बट ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व होता है बेटा कि अगर किसी भी सिस्टम के प्लेन में जो दो प्लेन में क्या है, जो दो एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दिया जाए तो उस सिस्टम के परपेंडिकुलर जेड जेड एक्सिस के अलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। लेटर ऑन इस एक्सिस थ्योरम को हम लोग देखेंगे, बट इट इज नॉट प्रूव, बट हियर इज ऑब्जर्व परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from x axis where total mass of system is to be where total mass of the system is assumed to be concentrated so as we get same moment of inertia about x-axis, same moment of inertia about x-axis for original distribution of the particle। कह रहा है बेटा कि एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ बेटा, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ जहां पे पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेट कर दिया जाए, पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेट कर दिया जाए बेटा, और कंसंट्रेट करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट लिया जाए और वो किसके बराबर हो जाए बेटा, सेम हो जाए, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के सेम हो जाए बेटा, उस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो अगर मान लो बेटा, अगर इस सिस्टम में देखे बेटा, समझो अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो तीनों मास है उसको एज्यूम कर दिया गया, कितना हो गया बेटा, 6 kg। अब इसी मास का एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए और वो क्या हो जाए, टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, तो यही डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाउंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, अब एक्स एक्सिस से बेटा इस मान लो कोई यहाँ पे 6 kg का हम ले लिए पार्टिकल, 6 kg का एक्स एक्सिस से यहाँ पे 6 kg का क्या है, पार्टिकल है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यही दूरी क्या है, के एक्स एक्स है। तो यहाँ क्या हो गया, 6 × के एक्स एक्स, और एक किसके बराबर होना चाहिए बेटा, जो टोटल सिस्टम के लिए था, कितना था, 6 kg मीटर स्क्वायर था। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा,
के एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6/6 अंडर रूट, और एक किसके बराबर हो जाएगा, अंदर, और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना मिल गया बेटा, ये 1 मीटर मिल गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर मिल गया। और एक के एक्स एक्स को क्या एक पॉपुलर नेम है बेटा, तुम जानते हो उसे क्या बोलते हैं, यू नो व्हाट इज नेम ऑफ के एक्स एक्स, के एक्स एक्स को किस नाम से जानते हैं बेटा, ये बहुत पॉपुलर नेम है, और इसे जानते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं बेटा, इसे जानते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। के एक्स एक्स क्या है बेटा, इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ट्रेंगल है, इक्विलैटरल ट्रेंगल है बेटा, जिसका साइड लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, इसका क्या है साइड लेंथ बेटा 2 मीटर में है, और यहाँ पे कॉर्नर पे एक मास पार्टिकल मास है बेटा, तीनों कॉर्नर पे पार्टिकल मास है, और इस मास ये क्या है 2 kg का है, ईच हैव 2 kg। एक इक्विलैटरल ट्रेंगल है बेटा, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के एक्स एक्स ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का क्या हमें लिखाना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाना है, और क्या लिखाना है, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखाना है। क्वेश्चन लिखो बेटा तुम। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, पासिंग टू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ट्रेंगल। क्या बेटा, पासिंग टू ए एंड परपेंडिकुलर टू ट्रेंगल पे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कई सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो पासिंग, वैसे ही तुम्हें लिखना है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग टू ए पैरेलल टू बी सी। हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के लिखाना है बेटा, पासिंग टू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी सी के पैरेलल हो। तीसरा क्या है बेटा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग टू ए परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है बेटा, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, पासिंग थ्रू बी सी एंड पैरेलल टू प्लेन कर लेते हैं बेटा, पासिंग टू बी सी पैरेलल टू ट्रायंगुलर एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, पांचवा ले लेते हैं बेटा, पासिंग टू बी से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू बी सी, passing to B perpendicular to BC and lie in triangle plane।
छठा कर लेते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन क्या है बेटा, पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पासिंग कर रहा है बेटा और परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल प्लेन। सातवां ले लेते हैं बेटा, पासिंग टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड पैरेलल टू BC। ये 7 क्वेश्चन है बेटा, इन सबको क्या करना है तुम्हें, हल करना है। खुद से हल करोगे फिर इसके बाद सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक। आई होप तुम लोग कर चुके होगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा है कि इसी ट्रेंगल, सपोज करो ये ट्रेंगल है हमारा, ये 2 kg है, ये 2 kg, ये भी 2 kg। अब कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बेटा, इस यहाँ ये है BC, यहाँ इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ए भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आई कैलकुलेट करना होगा, तो आई कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 2 का स्क्वायर इस पार्टिकल का, और इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 0। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, पहले क्वेश्चन में 16 kg मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, दूसरा एक क्वेश्चन कर रहा है पासिंग टू ए और पैरेलल टू BC, यानी इस एक्सिस से क्या है, यहाँ पे पासिंग टू ए है और इस एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ए डिस्टेंस चाहिए बेटा, ए डिस्टेंस चाहिए, और इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें 2 मीटर पता ही है बेटा, और चूंकि ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे ए वाला डिस्टेंस ऐसे स्क्वायर बनेगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। यानी अगर ये यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और ये क्या हो जाएगा √3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, अब ए भी डिस्टेंस उतना ही है, तो क्या हो जाएगा 2 × √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 का स्क्वायर, और टोटल आई कितना हो जाएगा बेटा 12 kg मीटर स्क्वायर। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। तीसरा क्या कर रहा है बेटा, तीसरा कर रहा है पासिंग टू ए और परपेंडिकुलर टू BC। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, अगर ये हमारा ट्रायंगल था बेटा, ये क्या है हमारा ABC, कर रहा है कि पासिंग टू ए से ही पास कर रहा है पर परपेंडिकुलर टू BC, यानी ए एक्सिस, और इस एक्सिस के अलांग इसका क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर, ये क्या है 2 मीटर है, और ये 2 मीटर है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या, ये ऐसे ही सर्किल में जाएगा, यानी 1 मीटर आ गया बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 का स्क्वायर, और ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 4 kg मीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है पासिंग थ्रू BC टू इन द प्लेन, करा कि प्लेन में हो और BC से पास करे, यानी इस एक्सिस के क्या करना है, इस पूरे सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, यही एक पार्टिकल बचा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितना होता है बेटा √3 था। अब √3 था तो उसका निकाल लेते हैं, I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का 2 × 1 स्क्वायर, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा चौथा क्वेश्चन में 2 kg मीटर स्क्वायर। अब यहीं पे पांचवा क्वेश्चन कर देखते हैं बेटा,
पांचवें में क्या पूछा है? पांचवा पूछा है पासिंग टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी सी, पासिंग थ्रू ए और परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ये मेरा ट्रेंगल था बेटा और ये क्या था, बाई बी सी था, ए था, करा कि इसी से पास करे और परपेंडिकुलर टू बी सी यानी ए वाली एक्सिस। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी 1 मीटर और ए वाला डिस्टेंस सी का डिस्टेंस क्या है 2 मीटर और इसका तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया बेटा 2 प्लस 8 यानी 10 kg मीटर स्क्वायर। छठा बेटा, छठा कर रहा है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर ये ट्रेंगल है बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रेंगल है, इसके सेंटर ए बी सी करा, इसके सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ, इसी से परपेंडिकुलर, ये पेन का डायरेक्शन देख रहे हो, ऐसे कोई एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर और उसी परपेंडिकुलर क्या करेगा रोटेट करेगा बेटा। तो इसी परपेंडिकुलर के क्या करना है एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या चाहिए बेटा ये डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो ए क्या बीचों बीच होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर और ये क्या है आर, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो एंगल होगा, अगर सेंटर ऑफ मास इसका एंगल जो करेगा वो क्या हो गया 30 डिग्री होगा क्योंकि इसके बीचों बीच होगा। तो ये cos 30 निकाल सकते हो, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/r और cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3। cos 30 √3/2 1/, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है और तीनों का क्या डिस्टेंस सेम ही होगा, सेंटर ऑफ मास से तीनों पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और इसी को क्या कर देंगे बेटा 3 टाइम कर देंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 kg मीटर स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया 6 हो गया बेटा। अब यहाँ पे 7वां देखते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू बीसी। 7वें में क्या करना है बेटा पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू बीसी। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, ये हमारा क्या था बेटा ट्रेंगल था। अच्छा इन सारे क्वेश्चन को खुद से करना है ठीक। ये 3 पॉइंट ए बी सी और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास। अब इसकी दूरी हमें चाहिए बेटा सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो यहाँ पे ये पूरी दूरी हमें कितनी पता है बेटा ये √3 है ठीक। और यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा ये बीचों बीच है 1 है और ये क्या है बेटा अगर ये थीटा क्या आ जाए 30 डिग्री हो जाए तो tan 30 हम कैलकुलेट कर लेंगे। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अगर ये हमें यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस p/1 होगा यानी लंब बटा आधार और ये क्या हो जाएगा 1/,
√3 इक्वल टू पी, यानी ए दूरी क्या हो जाएगी बेटा 1/√3 हो जाएगी। और टोटल दूरी कितनी है √3 है, तो ए वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा √3 माइनस 1/√3। अब यहाँ से घटाएंगे √3 तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/√3। और ऐसा होना भी चाहिए 2/√3। और आई कैलकुलेट करो बेटा, आई कितना हो जाएगा, आई यहाँ पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस लाइन के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 × 1/√3 का स्क्वायर, और सेम डिस्टेंस इसका भी है 2 टाइम कर देंगे प्लस ए वाला, तो 2 × 2/√3 का स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2/3 प्लस 2 × 4/3, और ये कितना हो गया 12। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 kg मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो गया बेटा। सारे केस में क्या कैलकुलेट कर लिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिए सारे केस में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब बेटा उस परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह सारे क्वेश्चन को तुम लोग करोगे। यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ 6 kg, और यहाँ पे के निकालेंगे बेटा, 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/6 √8/3। तो इस तरह बेटा कंपेयर कर करके सारे केसेस में हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे। और इसको क्या करना है तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा, खुद से सॉल्व करना है। अगर मान लो इसमें देखें तो इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो k मल्टीप्लाई बाई कितना है बेटा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/6, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 2। तो बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 पार्टिकल having mass 3 kg, 1 kg, 2 kg located at ए कितना है बेटा 2 0 0, बी 0 1 0, सी इक्वल टू पोजिशन है बेटा 0 0 3 पार्टिकल सिस्टम है बेटा, जिसमें 3 मास है 3 kg 2 kg और 1 kg का, जो लोकेट किया गया है, अगर जिसका ये पोजीशन है। तो हमें क्या कर रहा है बेटा, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जेड जेड। हमें ये तीनों वैल्यू को फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। 3 पार्टिकल सिस्टम है, तो यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। पार्टिकल का पोजीशन क्या है बेटा, पहले पार्टिकल क्या है 3 kg है, 3 kg कहाँ लोकेट है बेटा 2 पे, यानी ये पोजीशन है 2 0 0, और ये पार्टिकल का मास कितना है बेटा 3 kg। दूसरा पार्टिकल क्या है बेटा बी पे है, ए है,
ये बी पे है, बी कितना है बेटा 1,0 ए पोजीशन है, मास 1 kg। तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है सी, और इसका मास कितना है बेटा 3 kg। पोजीशन क्या है 0,0,3। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करते हैं बेटा आई एक्स एक्स। अगर आई एक्स एक्स कैलकुलेट करना है यानी एक्स एक्सिस के अलांग इन सारे पार्टिकल्स का क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ए तो इसी पे लाई करता है, बी को देखेंगे, बी कितना है 1 kg, डिस्टेंस कितना है, अब बी कितना है बेटा बी 1 kg का डिस्टेंस 1 मीटर। टोटल क्या आ जाएगा बेटा आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर हो गया। अगर आई वाई वाई की बात करें बेटा, वाई वाई के लिए यहाँ पे इस एक्सिस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी ये 2 kg था, सॉरी वेट सॉरी। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 × 1 का स्क्वायर प्लस इस वाले मास का, तो यहाँ पे क्या है 2 × 3 का स्क्वायर। टोटल आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा बेटा 1 + 9 18 9 × 2 18 1 19 kg मीटर स्क्वायर एक्स एक्स हो गया। और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वाई वाई, आई वाई वाई कितना हो जाएगा बेटा आई वाई वाई, तो वाई एक्सिस के लांग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर, बाकी का तो 0 होगा, तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा 4 3 12 9 दूनी 18 12 18 कितना हो जाएगा 12 18 30 kg मीटर स्क्वायर। आई जेड जेड बेटा यहाँ पे देखो आई जेड जेड कितना हो जाएगा, तो जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी बेटा, तो परपेंडिकुलर होगी तो ए वाला डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा सॉरी 3 × 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 kg है ना, तो 1 × 1 का स्क्वायर, तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12 + 1 कितना हो जाएगा 12 × 1 क्या हो जाएगा 30 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा अगर तीनों को जोड़ते हैं बेटा, तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो आई जेड जेड, अब यहाँ तीनों को कंपेयर करते हैं तो बेटा हमें क्या देखने को मिलता है आई जेड जेड नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था बेटा यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। तो हियर वी सी डैट कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डज नॉट होल्ड बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम does not hold because perpendicular axis theorem have some limitation। क्या लिमिटेशन है बेटा पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन
lie in a plane, then it is applicable IZ equal to IXX plus IY। और ये दोनों जो एक्सिस है एक्स एक्स और वाई वाई क्या करना चाहिए, इन लाई इन ए सिंगल प्लेन, एंड जेड क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए और पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ आई एक्स एक्स और वाई वाई। अगर कोई ऐसा बॉडी हो, अगर ये बेटा हमारा एक्स एक्स है, ये क्या है वाई वाई है, ये क्या है एक्स एक्स एक्सिस है, वाई वाई, तो जेड हमारा क्या होना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और पासिंग थ्रू क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करना चाहिए, यानी तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तभी हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। इस पूरे सिस्टम में देखते हैं बेटा, ये तीनों पार्टिकल जो है या तीनों पॉइंट मास जो है एक सिंगल प्लेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है बेटा, अप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग आगे सीखते हैं बेटा, क्या सीखेंगे, अगला जो चीज सीखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है बेटा, अगर हमारा कोई प्लेट लाइक या प्लेनर बॉडी हो या लैमिना हो, कैसा बॉडी हो बेटा, प्लेनर बॉडी हो या फिर क्या हो, लैमिना हो, अगर ऐसा कोई बॉडी है, अगर इसकी एक्सिस क्या ले ले, ये मान लो हमारा एक्स एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस है बेटा, ये क्या है वाई वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, जेड होगा। उसी को हम लोग थोड़ा सा डॉट डॉट करके दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, जेड जेड एक्सिस बेटा। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस होगा, मतलब आई जेड जेड, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये ऐसा कब हो रहा है बेटा, जब ये जो हमारा एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस जो है क्या है, बॉडी के प्लेन में है, और जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द बॉडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और पासिंग थ्रू क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी दोनों जो प्लेनर परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा, उनके इंटरसेक्शन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है तीसरा एक्सिस, और क्या है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, इसलिए यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे बेटा, देख लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाइड ओनली व्हेन द particle mass is distributed in a single plane, or rigid body must be planar या laminar type body. It gives the relation of moment of inertia about three mutual perpendicular axes. It gives the relation between moment of inertia about three mutual perpendicular axes in which two axes lie in body plane which is perpendicular to each other, and third axis is perpendicular to the plane and passing through intersection of the two planar perpendicular axes. That axis lie in the plane about which moment of inertia is added. We find the moment of inertia about third axis, which is
passing through intersection of the two mutual perpendicular planar axis and perpendicular to the plane। ठीक है बेटा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और ये हमेशा, अगर एक बॉडी ऐसे लेके देखते हैं बेटा, समझो अगर कोई बॉडी ऐसा है, यहाँ पे एक एक्सिस ये है, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, ये मान लो हमारा एक्स एक्स है। अगर इसके एलांग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा, I1 है, इसके एलांग क्या है, I2 है, और इसके एलांग क्या है, I3 है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन लेते हैं, ए प्लेट टाइप बॉडी lie, a plate type body lie in YZ plane, a plate type body lie in YZ plane, then which expression correctly represent perpendicular axis theorem। तीन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेटा। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड, आई जेड जेड आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तीसरा वाई आई वाई वाई इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड। क्वेश्चन समझो बेटा, कह रहा है ये प्लेट टाइप बॉडी है बेटा जो वाई जेड प्लेन में है, देन विच एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, क्वेश्चन को करते हैं बेटा। ये हमारा एक्सिस हो गया, समझो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो वाई जेड प्लेन हमारा ये वाला प्लेन हो जाएगा बेटा। अगर ऐसे बुक खोलते हो बेटा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। अगर इस वाई जेड प्लेन में, यानी इस प्लेन में, अगर एक्स वाई प्लेन ये है बेटा, तो वाई जेड प्लेन में अगर कोई प्लेट टाइप बॉडी है, यानी कोई प्लेट टाइप बॉडी कैसी होगी, मान लेते हैं ऐसा कोई प्लेट टाइप बॉडी है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है बेटा। तो अब देखेंगे कि ये हमारा क्या वाई वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, जेड जेड एक्सिस है। और इसी के परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इसी के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है बेटा, ये वाली जो एक्सिस है ये क्या है, ये वाई वाई है, ये क्या है, जेड जेड एक्सिस है, ये क्या हमारा एक्स एक्स एक्सिस है। तो अब क्या कर रहा है कि ये जो प्लेन में दोनों एक्सिस लाई कर रहा है, कौन कौन, वाई वाई और जेड जेड, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, एक्स एक्स है। यानी आई एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड। ये रिलेशन सही होगा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला सही है। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है, एक हमारा स्क्वायर प्लेन, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट टाइप बॉडी है। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर प्लेट टाइप बॉडी है, ये इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए दो एक्सिस है बेटा।
एक एक्सिस हमारा ए ले लेते हैं, दूसरा एक्सिस क्या है हमारा, और तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये हमारा फिगर है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लेट प्लेट टाइप if the moment of inertia about the axis which is passing through center of mass and perpendicular to the body is I Z Z is correctly कह रहा है बेटा एक प्लेट टाइप स्क्वायर प्लेट टाइप बॉडी है। कैसा बॉडी है बेटा, स्क्वायर प्लेट टाइप बॉडी है बेटा, स्क्वायर प्लेट कैसा बॉडी है बेटा, स्क्वायर प्लेट टाइप बॉडी है। अब कह रहा है कि इन अगर ये क्या है बेटा, दोनों क्या सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसका जो बीच का पॉइंट होता है वही होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, उससे क्या एक एक्सिस पास कर रही है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और उस एक्सिस को कौन एक्सिस बोल रहे हैं, जेड जेड एक्सिस बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि उसके एलांग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे देखना है, अगर इसके एलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये I2 है, ये I3 है बेटा, ये I4 है। इस गिवन एक्सिस के एलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो कितना कितना है बेटा, ये I4 है, ये हमारा क्या है I3 है, ये I2 तो कह रहा है कि करेक्टली रिप्रेजेंट बाई, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, पहला I इक्वल टू I1 प्लस I3, दूसरा ऑप्शन है I इक्वल टू I2 प्लस I4, तीसरा ऑप्शन है I इक्वल टू I1 प्लस I2, चौथा ऑप्शन है I इक्वल टू I3 प्लस I4। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है बेटा, इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि प्लेट टाइप बॉडी है जिसमें क्या है, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन है और इनके मिड पॉइंट से कनेक्ट किया गया लाइन का इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसे I बोल दिया है। तो I किसके बराबर है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, ये हमें फाइंड करना है। एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। अब इसको आप लोगों को सोचना है बेटा, ठीक है, कोशिश करो, सॉल्व करो, ठीक है। आई होप आप लोग कर चुके होंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं बेटा।
यहाँ पे देखो, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखें तो इस प्लेन में ये दोनों एक्सिस क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, और जो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे बेटा तो हमें थर्ड एक्सिस, तो हमारा जो परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास है उसके अलॉन्ग मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसकी मदद से हम लोग क्या देखेंगे, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये डायगोनल है बेटा, ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये है। अगर इन दोनों के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ेंगे बेटा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर है वही जेड एक्सिस है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग है इन दोनों को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, इस पूरे बॉडी को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों का, अगर 1 और 2 का आई जेड जेड इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है बेटा। तो अब यहाँ पे समझना है कि I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा, I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा दोनों में। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं और सिमेट्री के हिसाब से देखते हैं तो कोई वजह नहीं है कि I2 ज्यादा होगा I1 से और I1 कम होगा I2 से। तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई जेड जेड इक्वल टू 2I1। अगर यहाँ पे I3 और I3 इसको लिए थे बेटा, I1 एंड I3, 2I1। यहाँ पे I2 और I4 को देखें, I2 और I4 दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों सिमेट्री से क्या है, सेम ही है। और आई जेड जेड इक्वल टू क्या है बेटा, 2I, आई जेड जेड इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I4, और ये दोनों आपस में बराबर है। I2 सिमेट्री से किसके बराबर है, I4 के, यानी आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा बेटा। अगर यहाँ से इसको एक मान ले, इसको दो, दोनों से कंपेयर करके देखते हैं बेटा, तो 2I1 क्या हो जाएगा, 2I2 के बराबर हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, यानी I1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा I2 के। जब I1 I2 के बराबर हो जाएगा बेटा, इसी तरह हम लोग शो कर लेंगे कि I3 भी किसके बराबर, I4। यानी यहां से हमें सिमेट्री से समझ में आ गया कि I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर, किसके, I3 के बराबर क्या है, I4। यानी चारों एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, सबका बराबर है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द 4 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है बेटा, स्क्वायर प्लेट है बेटा। यहाँ पे एक एक्सिस दिया है एक्स एक्स, और इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बेटा, I0 दिया है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा। एक एक्सिस और है जो पास कर रहा है बेटा, इसी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्स डैश बोलते हैं, और इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश एक्स डैश एक्सिस। क्वेश्चन बेटा सीधा सीधा है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में एक्स एक्स के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I0। तो पूछ रहा है कि एक एक्सिस इससे जो एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, या फिर कह दें 30 ना लेके यहाँ पे थीटा ले लें, यहाँ से थीटा डिग्री पे फॉर्म कर रहा है। देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस, या कह सकते हैं ऐसे ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ
क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश एक्सिस इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन ले लेते हैं। आई नॉट कॉस थीटा, दूसरा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा आई नॉट बाई कॉस थीटा, चौथा आई नॉट। ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सॉल्व करो, कोशिश करो। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर ये हमारा क्या है, स्क्वायर प्लेट था, इसके बीच यहाँ पे एक्स एक्स के एलॉन्ग आई नॉट है, यहाँ पे एक वाई वाई एक्स, और यहाँ पे एक्स एक्स डैश पे हमें पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे अगर ये एक्स एक्स डैश है बेटा, तो ये वाई वाई डैश होगा, और यहाँ पे क्या जानते हैं हम लोग, आई जेड 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 किसके बराबर होगा बेटा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, और दोनों बराबर हैं तो इनको क्या लिख सकते हो, आई जेड जेड इक्वल टू, अगर इसके लंग आई नॉट है तो इसके लंग भी आई नॉट होगा, 2 आई नॉट। ठीक है, अब बेटा यहां से एक्स एक्स एक्सिस, अगर यहां से अगर कुछ एंगल बनाते हुए यहां से इसके परपेंडिकुलर, सॉरी, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हुए एक एक्सिस, यहाँ पे इसको बोलेंगे वाई वाई डैश बेटा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, आई जेड जेड, और इसके इन दोनों ये डैश वाले परपेंडिकुलर एक्सिस है दोनों, तो इनके अलांग क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई वाई वाई डैश। दोनों के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, और दोनों क्या होगा, अगर मान ले आई मान ले बेटा, या फिर आई एक्स एक्स डैश मान ले, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है सिमेट्री से, तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई एक्स एक्स डैश। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो 2 आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई एक्स डैश एक्स डैश। तो आई एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखें, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू बेटा।